मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोगों का सादर अभिवादन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रांची, आज कोरोना वायरस के इस महामारी के दौरान पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इसके तहत हम लोग आप लोगों के पठन पाठन को जारी रखे हैं। प्रतिदिन वीडियो आप लोगों के बीच में भेजी जा रही हैं। मैं कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 5 की चर्चा आप लोगों के समक्ष करूंगा। मैंने व्यक्तित्व क्या है इसको बताते हुए मैंने व्यक्तित्व विभिन्नता के जो प्रमुख कारक है उनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं। उसमें मैंने 3-4 कारक की चर्चाएं कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सांस्कृतिक कारक की विवेचना किए हैं। उसमें कुछ पॉइंट बचे थे, उसी को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ कि व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रमुख कारक क्या हैं। एक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का निर्माण सांस्कृतिक कारकों द्वारा कैसे किया जा सकता है। अगर मैंने सांस्कृतिक कारक की बात करें तो मैंने तमाम उदाहरण एक मावरत की परिभाषा से भी आप लोगों को परिचित करा चुके हैं। उसी दौरान अगर हम मनोवैज्ञानिकों ने सांस्कृतिक कारकों में वास्तव में मनोवैज्ञानिक ने ही नहीं बल्कि मानव शास्त्रियों ने भी व्यक्तित्व के विकास पर सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए प्रभाव का अध्ययन भी किया है। और उस अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला है। उदाहरण में उन्होंने एक मार्गरेट मीड ने सांस्कृतिक वातावरण का, सांस्कृतिक कारक का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव पड़ता है, उन्होंने मीड ने न्यूगिनी की 3 जनजातियों का अध्ययन किया। इन जनजातियों को अध्ययन करते हुए उन्होंने दृष्टि को समीप रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी तीनों जनजातियों में संस्कृति के आधार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। समीप रहते भी
लोगों इन तीनों की जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति अलग थी और उसमें सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए भी जब मैंने मार्गरेट मीड ने निष्कर्ष निकाला कि तीनों वास्तव में जनजातीय समुदाय जो हैं तीन विभिन्न सांस्कृतिक कारकों से हैं और तीनों विभिन्न सांस्कृतिक कारकों में रहने के कारण भी व्यक्तित्व के विकास और उसके व्यवहार, उसके जीवन शैली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परस्पर भिन्न थे। क्यों? क्योंकि हर जगह की संस्कृति अलग अलग है। इस अध्ययन से में भी उन्होंने बहुत अधिक भिन्नता पाई और इस भिन्नता के आधार पर कि जब हम जनजाति को एक साथ रख करके उसमें भिन्नताएं देखने को प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, इसका मतलब कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक पड़ता है। और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले तीन आदि, उन्होंने फिर कहा कि तीन आदिम जो जाति थी, तीन आदिम जाति, और रूथ मोदर ने मीड के बाद रूथ ने अध्ययन किया और उसने रखा अपने अध्ययन में कि व्यक्तित्व के जो शील गुण भी उसी प्रकार से भिन्नता मिली। जिस समय वह अध्ययन सिद्ध किया कि रूथ ने कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण सांस्कृतिक कारकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए रूथ ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उसकी संस्कृति का दर्पण कहा है। रूथ ने कहा मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वह उसकी संस्कृति का दर्पण है। मतलब जो संस्कृति में हम पल रहे हैं, जिस समाज में हम पल रहे हैं, वो हम मेरा दर्पण है। व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर पूछता है कि मैं आज कैसा लगता हूँ। स्वयं आप खड़ा होकर पूछिए ना, वह दर्पण बताएगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। संस्कृति उसी अनुसार उन्होंने संस्कृति की बात रूप में कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व को संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। अंत में इस बात से हम कह सकते हैं और सहमत भी हो सकते हैं कि पल्लव शैक्षिक और व्यक्तित्व का बीजारोपण जैविक एवं आनुवंशिक कारकों कहाँ है। व्यक्तित्व का बीजा जो है जैविक और आनुवंशिक कारकों, उसका विकास जो है पर्यावरणीय तत्वों तथा उसका जो पुष्प की बात होती है पल्लवी, उसका शैक्षिक विधाओं पर निर्भर करती है। मतलब संस्कृति हर विधा पर वह निर्भर करती है। कैसे आप बोलते हैं, ये आपकी संस्कृति है। कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये आपकी संस्कृति है। अगर किसी व्यक्ति का आप पैर छू रहे हैं, पैर कहाँ छूना चाहिए, ये आपकी संस्कृति है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितनी हद तक संस्कृति विकसित कर सकती है, इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। व्यक्ति का समायोजन संस्कृति है, व्यक्ति का स्वभाव संस्कृति है, व्यक्ति का आचरण उसकी संस्कृति है। संस्कृति के आधार पर अगर हम बातें करते हैं तो सारी ये जो पालवी जीवन है वो संस्कृतीय विधाओं पर निर्भर करता है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि
कि आप लोग सांस्कृतिक कारक को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने तमाम उदाहरण दिए थे। टॉरेंट्स का भी मैंने उदाहरण दिया था, जो 1967 ईस्वी में अपना प्रयोग करके बताया था संस्कृत के बारे में, कि वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व को सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभावित करता है। तो उन्होंने अपने सहयोगियों से भी उन्होंने कहा ये बातें 1975 ईस्वी में, जब मेडलिक ने ये बातें 1975 में रखा कि वास्तव में कि अगर मैंने संस्कृति के बच्चों का आरंभ वही शिक्षक माता पिता कहलाता है। शिक्षक और माता पिता ज्ञानार्जन की प्रोत्साहन की बात करते हैं, मेरा बच्चा तेज नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं है। संस्कृति की परवाह किसी को नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर सांस्कृतिक गुण विकसित ही नहीं है। एक शिक्षक और एक माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि बच्चों को सांस्कृतिक के लिए प्रोत्साहन करे और उसके सहयोग मिले, और शिक्षक का सहयोग मिलता है संस्कृति के कारक के अंतर। इसलिए व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक कारक को माना जाता है। इसके दौरान आपका लगभग करीब लास्ट कारक की बातें हम कर रहे हैं। लास्ट कारक जिसको कह सकते हैं वह कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। कितनी अच्छी बात है कि वास्तव में मनोवैज्ञानिक कारक है क्या। मनोवैज्ञानिक कारक की बात हम जब करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों और निखर के आता है कि व्यक्तित्व का निर्माण मनोशारीरिक तत्वों द्वारा होती है, मनोशारीरिक तत्वों द्वारा होती है। लेकिन पहले हमने व्यक्तित्व रचना के आधार पर शारीरिक तत्वों का अध्ययन किया। शारीरिक रचना, व्यक्तित्व का जो अध्ययन किया है शारीरिक रचना के आधार पर, प्रकार में भी उन्होंने बताया सेल्डन ने। यहां हम व्यक्तित्व रचना के तो मनोवैज्ञानिक जो कारक का अध्ययन करेंगे व्यक्तित्व के निर्माण में। कितनी बार की बात देखा कि व्यक्तित्व के निर्माण में जिन मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रमुख योग रहता है, जिस मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रमुख योग रहता है वह कौन कौन से हो सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। जैसे बुद्धि, ये बुद्धि क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक है, मानसिक कारक कह सकते हैं इसको, मनोवैज्ञानिक कारक भी कह सकते हैं। और अभिरुचि, ये बालक की रुचि किन किन क्षेत्रों में होती है, और महत्वाकांक्षा का स्तर, ये सब मनोवैज्ञानिक कारक है। और उसकी उपलब्धि, मनोवैज्ञानिक कारक उसकी उपलब्धि भी है। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है इसको लाइन में आएंगे तो उसको क्लियर कर देंगे। और इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। और संवेगात्मक, मतलब व्यक्ति के अंदर संवेग। और लास्ट है स्वभावगत जो विशेषताएं हैं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मैंने पहला मनोवैज्ञानिक कारक में बुद्धि की बात करते हैं। जब बुद्धि की मैंने बात करेंगे तो वास्तव में मानसिक शक्ति और विकास की ये आधारशिला होती है बुद्धि, मानसिक शक्ति। इसीलिए मैंने कहा इस चीज को कि मानसिक कारक भी कर सकते हैं बुद्धि को। परिभाषा वैज्ञानिकों ने देते हैं कि बुद्धि एक मानसिक कारक है, बुद्धि एक मूर्त चिंतन है, बुद्धि एक संरचना है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है, बुद्धि जन्मजात होती है,
बुद्धि को आप मनोवैज्ञानिक कारक से अलग कर ही नहीं सकते। बिना बुद्धि के विकास से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह अधूरा रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कारक में पहला कारक मैंने बुद्धि को रखा। जब बुद्धि की बातें बालक के व्यक्तित्व के विकास पर और उसके सीखने की प्रक्रिया पर और ज्ञान करने की प्रक्रिया पर, ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि का। अगर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता, टर्मन महोदय ने या मेरे टर्मन ने बुद्धि का जो वितरण किया है वो वितरण हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति के विकास पर अगर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ना होता तो बुद्धि का वितरण टर्मन ने करते ही नहीं। तब एक ही श्रेणी में बच्चों को रख करके अब उसकी बुद्धि का विकास हो जाता। टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि के सूत्र को भी बताया कि व्यक्ति के विकास में सूत्र जो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुणते वास्तविक आय गुणे सब। मानसिक आय बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे सब। जब इसका IQ लेवल निकालेंगे तो IQ लेवल उसका निकल कर के सामने आ जाएगा। तो टर्मन ने जड़ बुद्धि से लेकर के और अधिक प्रतिभाशाली बच्चों तक की बुद्धि लब्धि की बात बताया। तो मैंने पहले इसी को बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आ गया बुद्धि की बात है तो इसमें मैंने चर्चा कर दी। तो जड़ बुद्धि को जड़ से 2-3 थे हम बता दे रहे हैं कि आपको सामान्य क्या होता है, जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और आपका एक पर अत्यधिक प्रतिभाशाली वाला। ये तीनों, क्योंकि 3 श्रेणियों में ही बच्चों का अत्यधिक प्रतिपादन किया जाता है, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि और एक प्रतिभाशाली वाला। तो जैसे मैंने जड़ बुद्धि उन्होंने 20 की बात करता है, 20 से नीचे जिसका आयु केवल है वह जड़ बुद्धि का बालक है। और अगर इसी बात में मंद बुद्धि की बातें करते हैं तो 80 से 90 की बात करें। जिस बालक का IQ लेवल 80 से 90 है वह मंद बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि की जो बातें आती हैं तो 90 से 100। इसीलिए हर बालक को आप एजुकेशन पढ़ाते भी हैं तो अत्यधिक प्रतिभाशाली मान के नहीं, सामान्य बात। और अत्यधिक प्रतिभाशाली की बात करेंगे तो 140 से 160 तक की बातें आती हैं। और अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक का IQ लेवल सबसे ऊंचा 160 से 200 तक इसका IQ लेवल होता है। इसी को ELM टर्मन ने बुद्धि की बातें बताते हुए स्पष्ट में लिखा कि बुद्धि का संबंध विचार से है। इसीलिए तो कहा कि जो बुद्धि का संबंध है वो किससे है? विचार से है। इसीलिए कहा कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। अब बुद्धि जब हम पढ़ाएंगे तो इसको आपको और मैंने क्लियर कर दूंगा। इसीलिए इस बुद्धि से ही व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, कौशलात्मक विकास होता है, समस्याओं का समाधान और क्षमता मुख्यतः बुद्धि पर निर्भर रहती है। आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं इसको कौन बता सकता है? आपकी बुद्धि। आपका किसी के साथ बात करने का तरीका क्या है, ये क्या है आपका? ये बुद्धि बता सकती है। और इसको व्यक्तित्व विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। अगला मनोवैज्ञानिक कारक में एक है आपका अभिरुचि। बताइए, वास्तव में एक व्यक्ति का अभिरुचि क्या है? बताइए, अभिरुचि क्या है?
अभिरुचि को हम कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण का दर्पण होती है और असंगत न होना। और कहा कि रुचि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, कि एक समान होती है। इसीलिए व्यक्ति विकास में अभिरुचि का सबसे अत्यधिक अहम भूमिका है। अगर रुचि से पता लग जाएगा कि व्यक्ति का आचरण क्या कैसा है, सिर्फ उसकी रुचि से कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, और रुचि से ही व्यवहार उसका कैसा है, मात्र रुचि से बताइए। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसका आधार और पता लगा लेंगे उसकी मात्र रुचि से। उसका व्यवहार क्या है आप समझ जाएंगे कि रुचि कैसी होगी। और ये चीजें अभिरुचि और दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है कौन? उसकी रुचि अभिरुचि। यदि हम कहें कि अगर किसी बात को अगर हम कहेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी अभिरुचि और दृष्टिकोण का दर्पण होता है, तो असंगत न होना मतलब ये असंगत नहीं होगा, न इसको असंगत नहीं कर सकते। ये चीजें हैं। व्यक्ति का व्यवहार एक दर्पण है, उसी समान हर व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ रुचि होती है, अभिरुचि होती है। किसी की पढ़ने में रुचि, किसी की बात करने में रुचि, किसी का कला के क्षेत्र में रुचि, किसी का लिखने में रुचि, किसी का पढ़ने में रुचि। रुचि को परिभाषित करना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे कठिन पथ है। इसीलिए दो तीन बातों को मैंने रख दिया हूँ कि व्यवहार से उसकी रुचि का आकलन किया जा सकता है, उसके आचरण का बातें, उसके आचरण से उसकी रुचि की बातें की जा सकती है, समझी जा सकती है। इसलिए तर्कसंगत ही होगा। अभिरुचि की बातें तो मैंने कहा। अगला मैंने महत्वाकांक्षा का स्तर, ये व्यक्ति की व्यक्तित्व में होती है। ये व्यक्ति के एक मनोवैज्ञानिक कारक है कि व्यक्ति का महत्वाकांक्षा का स्तर कितना है, मतलब सोच। इसकी बातें जब मैं करेंगे तो ये तो वास्तव में महत्वाकांक्षा एक मानसिक कारक है, मन से सोचना है, मस्तिष्क से सोचना है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का दिशा और दशा का निर्माण निर्धारित करता है, मानसिक कारक जो हैं, मानसिक कारक तो है महत्वाकांक्षा, वह व्यक्ति का दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करता है महत्वाकांक्षा का स्तर। अभी क्लियर कर दो ना कैसे दिशा और दशा का निर्धारण करता है। ऐसा प्रायः देखा जाता है, सुने भी होंगे, कहीं न कहीं पढ़े भी होंगे कि उच्च महत्वाकांक्षा स्तर रखने वाला व्यक्ति का स्तर की बातें जब करते हैं तो जीवन इसका उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है। जो व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षा का स्तर रखता है उसके जीवन का निर्धारण जो होता है उच्च स्तर पर होता है, मतलब अच्छी सोच। उच्च आकांक्षाएं मैंने क्या, अच्छी सोच, और वो अपनी मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, उच्च आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उस कठिनाइयों का हल निकलता जाएगा, कभी रुकता नहीं है। उत्कर्ष वाले समस्या आएगी, समस्या का निदान
होता चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं कि निम्न आकांक्षाएं रखने वाला व्यक्ति कि जब हम बातें करते हैं तो इसके विपरीत वह महत्वाकांक्षा रहित व्यक्ति की जो प्रवृत्ति वह पक्ष जो होते हैं वह पीछे छूट जाते हैं, मतलब सोच ही नहीं विकसित होते। जब हमारे अंदर सोच ही नहीं विकसित होगी तो हम एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छी कहावत थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मतलब स्वस्थ माने क्या? स्वस्थ शरीर। अगर आपकी अच्छी सोच है, अच्छी उच्च आकांक्षाएं हैं, आपके मस्तिष्क में अच्छी चीजें ही विकसित होंगी। अरस्तु ने बात को कहा था, शिक्षा की जब बातें आएंगी आकांक्षाओं के स्तर की, इसीलिए इसके विपरीत कार्य जो निम्न स्तर के सोचते हैं वह अपने हर एक कार्य को उन्होंने उसका प्रगति पथ जो होता है वह पीछे छूटता चला जाता है। और जितनी बाधाएं आएंगी उस बाधाएं का वह सामना ही नहीं कर सकता है। क्यों? मात्र एक कमी से, उच्च आकांक्षाओं की कमी से। इसलिए किसी भी व्यक्ति की सोच उच्च स्तर की होनी चाहिए। अगर उच्च स्तर की सोच है तो उसके पास निम्न आकांक्षाएं आएंगी ही नहीं और उसकी टोटल समस्या का निदान होता चला जाएगा और व्यक्ति महानता की ओर प्रदान करता है। ये आकांक्षाओं का इतना प्रभाव है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। क्लियर हो गया होगा आकांक्षाएं? ठीक, नेक्स्ट चल रहा हूं। इसको व्यक्तित्व को लास्ट पॉइंट ही मान के चलिए। इच्छा शक्ति बताइए, एक व्यक्ति अपनी मस्तिष्क में काफी इच्छाएं पालकर बैठा रहता है। एक उदाहरण छोटा सा दे रहे हैं, इच्छाएं की बातें आ गई। इच्छा शक्ति, पिता पुत्र से इच्छा पालता है तो ये शक्ति विकसित होता है। पिता पुत्र से इच्छा पालता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, अब मुझको एक सहारा मिलेगा। अब पुत्र जो है पिता से इच्छा पालता है, हमको पढ़ाएंगे, हमारा सेवा कार्य करते हैं। कहीं बातें आती हैं तो लोग उदाहरण प्रति रूप में देते हैं। बच्चा कहीं जा रहा है, खूब फिट फाट से है, तो उदाहरण व्यंग्यात्मक शैलियों में उसको बोलते हैं कि बाप की कमाई पर आप आनंद ले रहे हो, अजीत कमा के पहनोगे। तो बच्चे में वह इच्छा शक्ति जागे कि व्यक्ति का पहचान, एक बालक की पहचान उसके पिता से न हो, बालक की पहचान से पिता की। मतलब कोई कहे कि फला का पिता जा रहा है और पिता का लड़का, फला पिता का लड़का जा रहा है, इसका मतलब पिता के इच्छा शक्ति भी तेज है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। जब इच्छा शक्ति आपकी तीव्र रहेगी, मतलब इच्छा शक्ति माने क्या? दृढ़ता आपके अंदर, सहगुणता और व्यक्ति की विकास का ये महत्वपूर्ण योग रहता है कि इच्छा शक्ति में जो धनी व्यक्ति, वास्तव में इच्छा शक्ति का जो धनी व्यक्ति है, अपने संकल्प में वह दृढ़ रहता है। कोई कार्य करता है तो उस पर एकदम तेजस्वी से खड़ा रहता है। ये उसकी इच्छा शक्ति है। और कभी इच्छा शक्ति कमजोर कब होती है? जब मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिलती।
अगर मुझको लक्ष्य की इच्छा शक्ति जब दृढ़ रहेगी, सुदृढ़ रहेगी, तो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था महाराणा प्रताप का, नेपोलियन का, महारानी लक्ष्मीबाई का, जो उदाहरण आपको प्रस्तुत किए थे, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दृढ़ता थी उनके अंदर लड़ने की, और वह हमेशा वह अपनी इच्छा शक्ति के साथ प्रयत्नशील रहता है। दृढ़ शक्ति रखने वाले बालक। किंतु अगर निर्बल इच्छा है शक्ति, उसकी निर्बल इच्छा शक्ति है, तो व्यक्ति का स्वभावगत जो विशेषताएं हैं वो स्थितियां भी कमजोर होती चली जाती हैं। इसलिए कभी भी निर्बल इच्छा शक्ति नहीं पालना चाहिए। इच्छा शक्ति को तीव्र रखना चाहिए, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे तरीका से हो सकता है। अगला पॉइंट, उसमें एक अगला पॉइंट मैंने बातें बताए भी थे और उसमें अध्ययन भी इसका हुआ था कि वास्तव में क्या संवेगात्मक जो कारक हैं मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत, संवेगात्मक कारक ये व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित करता है। तब व्यक्ति के अंदर अगर संवेग है तो वह व्यक्ति को प्रभावित करेगा। संवेग क्या है पहले समझ लीजिए कि संवेग क्या है। जिसे खुशी होना ये भी संवेग है, और दुख होना ये भी संवेग है। द्वेष संवेग, घृणा संवेग, पाप संवेग। और संवेग की बातें करते किसी भी व्यक्ति को आप हमेशा अच्छा बना ही नहीं सकते। हर व्यक्ति में संवेग होता है। जितना दुखी में संवेग है उतना खुशी में भी संवेग है। और जब संवेग की बातें करते हैं तो परिस्थितियां भी बता रहे हैं कि वास्तव में परिस्थिति एक है, परिस्थितियां एक हो, एक उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति खुशी हो जाता है। सेम परिस्थिति एक है, एक व्यक्ति खुशी हो जाता है और उसी बात दोबारा उस चीज को कराया जाता है तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। वही तो संवेग है। मतलब संवेग कैसे, आपके इच्छा अनुसार, मतलब व्यक्ति के इच्छा अनुसार अगर कार्य हो रहा है तो व्यक्ति में संवेग आएगा ही नहीं। अगर इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है तो तुरंत संवेग आ जाएगा। जिसे एक और उदाहरण दे रहे हैं, बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी दूसरे ने खेलने का मन नहीं कर रहा है उसका, हम नहीं खेलेंगे, तो 2 मिनट के लिए उसमें संवेग आएगा क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। ये बालक के अंदर संवेग आ गया। लेकिन इस संवेग को इच्छा शक्ति न बनाइए, ये क्षणिक संवेग और वह समाप्त हो जाता है। तो संवेग किसको, एक परिस्थिति हो, एक में व्यक्ति दुखी हो जाता है और स्वयं वही परिस्थिति में सुखी हो जाते हैं। जैसे संवेग की बातें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण देने जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे वास्तव में एक व्यक्ति का विकास संवेग के रूप में कैसे हो सकता है और वह कैसे प्रभावित करता है। जैसे आपका इच्छा है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, शिक्षक ने कहा कि नहीं आपको नहीं लिखना है, देखिए तो क्या आप दुखी हो जाएंगे कि नहीं। आपकी इच्छा है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए और शिक्षक ने कहा कि नहीं आपको नहीं लिखना है, तो क्या हुआ, लिखना आपकी इच्छा है, हम नहीं लिखने दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपके अंदर तुरंत संवेग आ जाएगा। आप कहेंगे कि हमको लिखने के लिए क्यों नहीं, हमारी इच्छा है क्यों नहीं दिए, तो हमारे प्रति आपको संवेग आ जाएगा। आपको लिखने की इच्छा नहीं है, दोनों बात है। पहले कहा कि आपको लिखने की इच्छा है, मैंने लिखने नहीं दिया, और दूसरा आप लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं जबरदस्ती बुला रहा हूं, चलिए ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर लिखिए, तो क्या आपको क्या लगेगा, हम अच्छे लगेंगे, नहीं, हमारे प्रति आपको संवेग हो जाएगा। तो मैंने बताया ना कि लिखना परिस्थिति क्या है, सिर्फ लिखना एक परिस्थिति, मैंने बताया था एक ही परिस्थिति में 3 प्रश्न है।
एक प्रश्न है आपकी लिखने की इच्छा, मैं लिखने नहीं दूंगा, और दूसरी है कि आपकी लिखने की इच्छा नहीं है, मैं ज़बरदस्ती लिखवा रहा हूँ। दो इच्छा हुई। आप लिखना भी नहीं चाहते हैं, हम कहेंगे कि आपको लिखना ही है। तीन परिस्थितियां हो गई। तो व्यक्ति का संवेग किस रूप में, मतलब परिस्थिति के अनुसार उसके संवेग में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए जितना आपको खुशी में संवेग महसूस होता है, उतना व्यक्ति के दुखी में भी संवेग होता है। ये आपकी संवेगात्मक बात रही। मनोवैज्ञानिक कारक में व्यक्ति के मस्तिष्क में संवेगात्मक कारक क्या है। एक और उसमें हम बातें रखे भी थे आपके सामने कि स्वभावगत विशेषताएं। कितनी अच्छी बात। स्वभावगत विशेषताएं क्या है, मतलब व्यक्ति की स्वभाव की विशेषताएं को कैसे हम जान सकेंगे। स्वभाव क्या है, एकदम शारीरिक स्वभाव। मैंने बाएं हाथ से खाना खाना, मैं बाएं हाथ से खाना खाता हूं, क्या है, क्या कह सकते हैं, आदत और स्वभाव। स्वभाव क्या है, दीपक बुता दीजिए, थाली में खाना रखा है, आप खाना खा रहे हैं, खाना नाक में चला जाता है, नहीं, कितनों अंधेरा खाएंगे खाना मुंह में ही जाता है। ये क्या है, एक व्यक्ति का स्वभाव है। बताइए, स्वभावगत विशेषताएं, ये हमारी विशेषता है, एक व्यक्ति की विशेषता है। ये गलत जगह जाता ही नहीं, जहां खजवाना है वहीं हाथ जाके खजवाता है। ये व्यक्ति का स्वभाव है। बताइए, खजली हो रही, कानों में ना खजवाएंगे, हो ही नहीं सकते। ये व्यक्ति का स्वभाव है। तो ये कुछ न कुछ हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं किसी की। इसीलिए विशेषता क्या है, महिलाओं में कोमलता की विशेषता है, कोमल वाणी की, और पुरुषों में कठोर वाणी की। ये क्या है, ये इसके स्वभावगत विशेषताएं हैं। महिलाएं हाथों से कार्य करने में तीव्र होती हैं, ये क्या है, उसकी स्वभावगत विशेषताएं हैं। आदमी फावड़ा चलाने में तीव्र होता है, क्या है, इसकी स्वभावगत विशेषताएं हैं। तो व्यक्ति की व्यक्तित्व की स्वभाव विशेषताओं को आप माप ही नहीं सकते कि क्या क्या व्यक्ति में जो कार्य कर रहा है उसकी स्वभाव विशेषताएं हैं। किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, गलत कार्य करता तो अरे ये छोड़िए ना, इसका तो यही स्वभाव है। किसी को बोल देता है, इसका बातें दिल को मत लीजिए। तो कुछ ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण भी एक व्यक्ति के विकास को होता है। अब मेरा आज की वीडियो ये मतलब कि लास्ट क्रम में चल रही है। आज मैंने सोच रहा हूँ कि आपको ये कारक जो हैं इसको समाप्त ही कर दें। जब मैंने संपूर्ण कारक की बातें मैंने कर चुका हूँ, बुद्धि की बातें बता दिया, महत्वाकांक्षा की बातें बता दिया, और आपके स्वभावगत कारक बता दिया, संवेगात्मक कारक की बातें हो गई। अगर हम किसी भी कार्य को उसके मैंने जब किसी भी कार्य को अपने रूप पर लेते हैं, इच्छा शक्ति पर लेते हैं, तो वह इच्छा शक्ति के अंतर्गत दृढ़ शक्ति भी एक संवेगात्मक कारण है। और उस कारण के इच्छा धनी जो व्यक्ति होते हैं उसकी सगुणता विकसित होती है उसके अंदर। और मैंने एक बात आपको और स्पष्ट करा दे रहा हूँ कि उसके व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर मैंने किसी भी चीज़ को, एक शांत स्वभाव वाले व्यक्ति, जब मैंने परोपकारी की बात करते हैं, एक शांत सगुणा और परोपकारी की बात करते हैं, तो उसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वह संतुलित होगा। शांत व्यक्ति का विकास संतुलित होगा। और जबकि मैंने अशांत और सहगुणा और दीर्घालु तथा क्रोधी व्यक्ति का व्यक्तित्व का, एक क्रोधी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा का, इसको हम कह सकते हैं कि अच्छा है।
ये क्रोधी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, क्या कर सकते हैं, अच्छे शब्द में इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। एक अच्छे शब्द में उसको हम कह सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व नकारात्मक है। ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। किसी व्यक्ति के क्रोध को हम दूसरे तरह से कहेंगे, हटो तुम क्रोधी हो, तुम बहुत बेकार हो। नहीं, देखो भाई तुम हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, मतलब शब्द कितना अच्छा। तो एक क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की ये पहचान है कि किसी शब्द को कैसे रख रहा है, कि इसका क्रोध होना एक नकारात्मक, मतलब कि उसका टेंस सही है कि नकारात्मक कोई चीज़ें नकारात्मक बोलता है। तो ये चीज़ें हम इसको भी अभिव्यक्त कर सकते हैं व्यक्ति की, ये व्यक्ति नकारात्मक होगा। और जब इस प्रकार के व्यक्ति का जो निर्माण की बातें आती हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक की भावना है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की जो बातें आती हैं और उसके विकास की जो बातें आती हैं, तो मनोवैज्ञानिक कारकों में उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही एक मनोवैज्ञानिक कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर जब नकारात्मक दृष्टि उसके अंदर अगर विकसित नहीं होती, तो उस चीज को हम अलग ही नहीं कर सकते। व्यक्ति होता ना कि प्रेरणा, या प्रेरणा की बातें इन्होंने स्पष्ट रूप से रख दिया। अब प्रेरणा क्या है, ये भी एक व्यक्ति के अंदर है। जब प्रेरणा पढ़ाएंगे तो उसमें ये आएगा पॉइंट, अगले जब पढ़ाते रहेगा विशेषताएं में तो आएगा, तो उसमें मैंने और क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है प्रेरणा। जब मास्लो की प्रेरणा सिद्धांत पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में एक व्यक्ति के विकास में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। इसलिए एक सार के रूप में इसको मैंने स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का उत्तम व्यक्तित्व तभी हो सकता है जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता हो। मतलब जैसा वातावरण हो उसके अनुसार समायोजन स्थापित करना और व्यक्ति के व्यवहार में लचीलापन होना, यही सबसे व्यक्ति का सबसे महान कारक है। अगर एक समान कारक रहता, एक समान व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता, तो उसके विभिन्न प्रकार और कारक हो ही नहीं सकते। इसीलिए तमाम मनोवैज्ञानिकों ने किसी भी व्यक्ति के विकास को निम्न प्रकार बताया और बताया कि जैसा व्यक्ति है उसके अंदर ऐसे गुण प्रभावित होते हैं। अगर नहीं होता न तो कारक का विभाजन होता, न तो प्रकार का विभाजन होता। तो इसीलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं व्यक्ति का विकास एक मानसिक विकास के रूप में बुद्धि, मनोवैज्ञानिक कारक, महत्वाकांक्षा का स्तर उसका मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्ति का अभिरुचि उसकी मनोवैज्ञानिक कारक, संवेगात्मक विकास का और स्वभावगत जो विशेषताएं हैं, ये तमाम गुणों को मिला करके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और कारक के रूप में परिलक्षित होते हैं। आज मैं यहीं तक आपके वीडियो को मैंने समाप्त कर रहा हूं और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक समाप्त हुए हैं। मैं अगले दिन फिर पुनः आपको वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें मेरी टॉपिक रहेगी कि व्यक्तित्व विकास की अगर जो विशेषताएं हैं, मतलब संगठित संतुलित व्यक्तित्व विकास की विशेषताएं क्या हैं, मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। इसके साथ मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भारत माता की जय।